16 बदलाव। प्रिया को यूं हंसता देखा नम्रता थोड़ी हैरान सी हो गई। उसने तुरंत पूछा, आप हंस क्यों रही हैं दी? कुछ नहीं नम्रता, मुझे कुछ सोचकर अचानक से हंसी आ गई। प्रिया बोली, अरे बताओ दी, आप यूं अचानक क्यों हंस रही हो? नम्रता इस बार जोर देते हुए बोली। प्रिया हंसते हुए बहुत क्यूट लगती थी। उसके चेहरे की पूरी रौनक उसकी मुस्कुराहट में झलकती थी। प्रिया अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, अच्छा ठीक है बताती हूँ। मैं तो ये सोचकर हंस रही हूँ कि आज जब तुम सब रोहित का मजाक उड़ा रहे थे और राहुल रोहित को बोला था कि अगर उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं है तो राहुल रोहित को उधार में पैसे दे देगा, तो मैं वही सोच रही हूँ कि आखिर रोहित राहुल से कितने पैसे उधार लेगा। नम्रता को भी हंसी आने लगी थी लेकिन उसे हैरानी ज्यादा हो रही थी। राहुल भी हैरानी से प्रिया की तरफ देख रहा था। प्रिया ये सोचकर हंस रही थी कि अगर इन सबको पता चल गया कि रोहित की असली पहचान क्या है तब इन सबका चेहरा देखने लायक होगा। और अगर रोहित फेमस अरोड़ा फैमिली से ना भी होता तो भी वो एक बेहतरीन डॉक्टर था और अपने हॉस्पिटल का नंबर 1 सर्जन था। और जितनी पहचान रोहित की अरोड़ा सरनेम से नहीं थी, उससे ज्यादा वो एक अच्छे डॉक्टर के रूप में फेमस था। हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जीजू को अगर पैसों की जरूरत होगी तो राहुल दे ही देगा। क्यों राहुल? नम्रता राहुल की तरफ देखते हुए बोली। राहुल तो हैरानी में ऐसे खो गया था जैसे किसी ने उसे फ्रीज कर दिया था। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। नम्रता आगे बोली, दी वैसे भी कोई बात नहीं है। जीजू की उतनी हैसियत नहीं है कि हम अमीरों जैसा शादी में खर्चा कर सकें। और वैसे भी जब अपनी और जीजू की फिर से शादी होगी तब लोगों को ये बात पता चलेगी तो सोचो और क्या क्या होगा। प्रिया की हंसी एक पल में गायब हो गई। ये सुनकर प्रिया के चेहरे से हंसी को गायब देखकर नम्रता के दिल को सुकून सा महसूस हो रहा था। उसने प्रिया के बोलने का इंतजार नहीं किया और आगे बोली, दी आपको तो पता ही है माँ और पापा रोहित के घर वालों से मिलना ही नहीं चाहते। कहाँ माँ पापा और कहाँ रोहित के पेरेंट्स लो स्टैंडर्ड के। पापा तो अभी भी चाहते हैं कि वो तुम्हारी शादी मुकेश अंकल के साथ करा दे, लेकिन वे पता नहीं क्या सोच रहे हैं। अब प्रिया के चेहरे पर से हंसी बिल्कुल गायब हो गई थी। नम्रता की बातें उसके दिल पर सुई की तरह चुभ रही थी। नम्रता बिना देरी किए राहुल का हाथ पकड़कर प्रिया के कमरे से बाहर निकल गई। प्रिया बस खड़ी होकर उसे अपने आंखों से ओझल होते हुए देख रही थी। एक तो इतनी लंबे समय के बाद प्रिया हंसी थी और उसकी ये हंसी बस 2 पल में गायब भी हो गई थी। प्रिया सोचती रही कि उसकी शादी जिस लड़के से हुई थी और दोबारा होने वाली थी, उस लड़के के माँ बाप से प्रिया के माँ बाप मिलना ही नहीं चाहते थे। ये तो साफ तौर पर रोहित की फैमिली का अपमान था। अचानक प्रिया के फोन पर किसी का मैसेज आया। प्रिया ने हताश होकर अपना फोन उठाए और दोबारा उसके क्यूट से चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसके भाई ने उससे ये मैसेज किया था। प्रिया तुम इतनी रात तक जग रही हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? उसके भाई आर्यन ने ये मैसेज किया। प्रिया ने कहा, हाँ भाई मैं बस सोने ही जा रही हूँ, जल्द से सो जाओ क्योंकि जब मैं घर आऊँगा ना तो तुम्हें मेरी कुछ कामों में हेल्प करना होगा, इसलिए अभी जितना आराम करना है कर लो, बाद में मुझे कुछ मत कहना। उसके भाई ने मैसेज में कहा, भाई आपको पता है कि नम्रता की सगाई हो रही है और उसकी शादी भी? प्रिया ने मैसेज में कहा, हाँ मुझे मालूम है और मैं जल्द ही घर आऊँगा। उसके भाई ने मैसेज में कहा। प्रिया को अपने भाई को देखे बहुत टाइम हो गया था। उसने आगे कहा, आप जल्द आओ, मुझे आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी है। अपने भाई से बात करके उसका मूड बेहतर हो गया था, हालांकि उसने अपनी शादी की बात अपने भाई को नहीं बताई थी। मैसेज का रिप्लाई देने के बाद प्रिया ने अपने फ़ोन को सीने से लगाया और बिस्तर पर लेट गई। उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया और अपने भाई आर्यन को रोहित के घरवालों से मिलाने के बारे में सोचने लगी। वो अभी सोच में डूबी ही थी, इस बार उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया और उसका फ़ोन जोर जोर से बजने लगा। प्रिया जल्दी से फ़ोन उठाए और देखी कि रोहित ने उसे कॉल किया था। उसके चेहरे की मुस्कान और खिल उठी। उसने कॉल एक्सेप्ट किया और बहुत ही हल्की आवाज़ में बोली, हाय रोहित। रोहित अपनी भौहें पर चढ़ाते हुए बोला, क्या तुम रो रही थी? प्रिया हैरानी से बोली, नहीं तो मैं भला क्यों रोने लगी? तो फिर तुम्हारी आवाज़? रोहित ने आगे कहा, वो क्या है ना, मैं अभी थोड़ी नींद लेकर उठी हूँ इसलिए तुम्हें मेरी आवाज़ ऐसी भारी सुनाई दे रही होगी, प्रिया ने कहा। और वो ये सब बोलने के बाद सोचने लगी कि वो भला क्यों रोएगी। उसे तो खुश होना चाहिए क्योंकि उसका भाई इतने टाइम के बाद घर वापस आ रहा था। रोहित आगे बोला, ठीक है, मैं ये कहने वाला था कि दादी तुम्हारे साथ कल का लंच करना चाहती है और मैं कल दोपहर में तुम्हें लेने घर आऊँगा। तुम बस रेडी रहना और उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर छोड़ दूंगा और वापस हॉस्पिटल चला जाऊंगा।
रोहित की बात सुनकर प्रिया दोबारा हैरान हो गई। उसकी मुस्कान दोबारा से गायब हो गई थी। वो सोच में पड़ गई थी कि जो बुढ़िया उसे अपने घर से बाहर निकाल रही थी, वो खुद मेरे साथ लंच करना चाहती थी। प्रिया रोहित की बात का रिप्लाई ही नहीं दी और सोच में पड़ गई। प्रिया की तरफ से कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर रोहित घबराते हुए बोला, हेलो प्रिया। हेलो। प्रिया अपने सोच से बाहर आई और रोहित की बात का रिप्लाई दिया, तुम क्यों मेरे घर आओगे? मैं खुद कैब बुक कर लूंगी। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम कैब से भी आ सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? रोहित ने कहा। प्रिया हिचकिचाते हुए बोली, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन तुम अपना काम छोड़कर आओगे, इसलिए मैं बोली कि मैं कैब से चली जाऊंगी। तुम ज्यादा सोचो मत, मैं कल आऊंगा, तुम रेडी रहना। अच्छा ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ, गुड नाइट। रोहित ने बिना प्रिया के जवाब सुने फोन को रख दिया। प्रिया भी अपना फोन रखकर बाथरूम चली गई और नहाकर सो गई। अगली सुबह प्रिया भूल ही गई थी कि उसे रोहित के घर जाना था और रोहित दोपहर में उसे लेने आने वाला था। क्योंकि प्रिया कॉलेज में थी, तो वो ग्रेजुएट करने वाली थी और वो रेडी होकर नीचे जाने ही वाली थी। और वैसे भी प्रिया सुबह 9 बजे सोकर उठी थी और उसे नहा धोकर रेडी होने तक 11 बज चुके थे। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसका फोन बज उठा। प्रिया ने अपना फोन बैग से बाहर निकला और देखी तो किसी अननोन नंबर का कॉल था। उसने कॉल उठाया और बोली, हेलो। कौन? दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं दादी बोल रही हूँ, रोहित की दादी। प्रिया अचानक से घबरा गई। उसकी धड़कनें तेज होकर धड़कने लगीं। वो हड़बड़ाते हुए बोली, जी दादी नमस्ते। हाँ, मैं ये कह रही थी कि तुम आज मेरे साथ लंच करोगी मेरे घर पर, और लंच के बाद हम दोनों बाहर जाएंगे, तो तुम घर से ही खाकर मत आ जाना, समझी? रोहित की दादी ने कहा। प्रिया सोच में पड़ गई थी कि रोहित की दादी के पास मेरा नंबर कैसे आया। उसने झट से आगे कहा, जी ठीक है दादी। प्रिया ने अपने फोन को दोबारा अपने बैग में रख दिया और पता नहीं क्या क्या सोचने लगी। दरअसल प्रिया रोहित की दादी से बहुत डरती थी, और उस दिन जो उसके साथ हुआ था रोहित के घर पर, उससे वो रोहित की दादी से और डरने लगी थी। वही प्रिया ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और उसने अपने सामने रोहित को खड़ा पाया, जो उसकी तरफ देखे जा रहा था। लेकिन प्रिया रोहित को देखकर ज़्यादा हैरान नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों से वो इतनी हैरान हो रही थी कि उसे अब इसकी आदत सी हो गई थी। रोहित कमरे में घुसते हुए बोला, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? मैंने कल रात तुमसे क्या कहा था, और आज तुम खूबसूरत क्यों नहीं दिख रही हो? रोहित ने प्रिया को देखा, तब उसे लगा कि प्रिया रेडी नहीं हुई थी और इसलिए उसने उससे कहा रेडी होने के लिए। प्रिया को रोहित की बात किसी ताने से कम नहीं लगी। रोहित ने प्यार से दोबारा प्रिया को देखते हुए बोला, अगर मुझे पता होता कि तुम रेडी नहीं हो, तो मैं दादी के पास ले जाता और उनके पास तुम्हें 1 महीने के लिए छोड़ देता, बाकी दादी समझ लेती। रोहित मुस्कुरा रहा था, तो वही प्रिया अपना सिर नीचे करके खड़ी थी। कैसे रोहित उसको खूबसूरत नहीं बोल सकता था? वो तो रेडी ही थी, लेकिन रोहित को वो रेडी नहीं लग रही थी। रोहित उसके बारे में ऐसे बोलने के अलावा कर भी क्या सकता था? भले ही प्रिया रोहित को खूबसूरत नहीं दिख रही हो, और उसने झूठ में ही ऐसा बोला था, लेकिन प्रिया दिखने में काफी खूबसूरत लग रही थी और उसके सामने स्वर्ग की कोई अप्सरा भी फीकी पड़ जाती। रोहित कमरे में रखे एक चेयर पर जाकर बैठ गया, लेकिन प्रिया वहीं की वहीं खड़ी थी जहां पर वो पहले खड़ी थी। रोहित ने अपनी नज़र घुमाई और प्रिया से कहा, प्रिया जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे वापस हॉस्पिटल भी जाना है और मुझे एक सर्जरी भी करनी है। प्रिया थोड़े गुस्से में थी रोहित की बात सुनकर। वो तुरंत बाथरूम गई और दोबारा रेडी होकर आ गई। उसने अपने गुस्से को किसी तरह से शांत किया और अपना बैग पकड़कर खड़ी हो गई। रोहित उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आया। लगभग दोपहर हो गई थी और प्रिया की मां नीचे लंच की तैयारी कर रही थी। रोहित और प्रिया नीचे उतरकर उनके पास आ गए। प्रिया को महसूस हुआ कि आज उसके घर का माहौल कुछ ठीक नहीं था। प्रिया के पिताजी भी वही टेबल पर बैठे हुए थे, जो प्रिया की तरफ नाखुश होकर देख रहे थे। सामने बैठी नम्रता भी प्रिया को घूरती जा रही थी। प्रिया अपने घर के इस माहौल से वाकिफ थी, इससे पहले कि वो कुछ बोलती। रोहित ने वहां बैठे सबसे कहा, जी मैं प्रिया को अपने घर लेकर जा रहा हूँ। किसी ने रोहित की बात का कोई जवाब नहीं दिया। रोहित भी बिना किसी के जवाब का इंतजार किए प्रिया को लेकर घर के बाहर आ गया। रोहित प्रिया को लेकर अपने घर ले गया, जहां रोहित के घर वाले प्रिया का इंतजार कर रहे थे। रोहित उसे अपने घर पर छोड़कर वापस हॉस्पिटल आ गया था, क्योंकि सर्जरी का टाइम हो गया था। प्रिया को बहुत अजीब लग रहा था, और तो और अब उसके साथ रोहित भी नहीं था।
प्रिया डाइनिंग टेबल के पास चुपचाप खड़ी थी। तभी रोहित की दादी आई और प्रिया का हाथ पकड़कर उसे टेबल पर बैठने को बोली। प्रिया टेबल पर बैठे गई। जो बुढ़िया कल उस पर इतना गुस्सा कर रही थी, आज वही बुढ़िया उसके साथ अच्छा बिहेव कर रही थी। ये बातें प्रिया को बहुत हैरान कर रही थी। रोहित के घरवाले कल तक प्रिया को अपनाने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज उसको बुलाकर उसके साथ लंच कर रहे थे। ये सब बहुत अजीब था। रोहित की दादी को मुस्कुराते हुए प्रिया से बोली, आओ बेटी, आराम से बैठो और खाना खाओ। प्रिया के लिए रोहित की दादी का बिहेवियर बहुत अजीब था, लेकिन उसके पास उनकी बात मानने के अलावा भी कोई और चारा नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और खाना खाने लगी। रोहित के माता पिता भी टेबल पर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। डाइनिंग टेबल बहुत ही अच्छी तरह से सजा हुआ था, तो वही प्रिया रोहित के घरवालों के लिए नई थी। खाना खाते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठे लोग प्रिया को देख रहे थे और उसके हर बिहेवियर को नोटिस कर रहे थे। प्रिया के लिए ये मोमेंट बहुत ऑकवर्ड था। प्रिया अंदर से बहुत घबराई हुई थी। तभी रोहित के पिताजी ने कहा, तो बेटा रोहित, और अपने कोर्ट मैरिज के बारे में बताओ कि क्यों अचानक तुम दोनों ने शादी कर ली, और ये भी बताओ कि तुम्हारे माता पिता कब हमसे मिलेंगे। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा ये सुनकर। उसका शरीर ठंडा सा पड़ गया था। वो कुछ बोल पाती उससे पहले रोहित की दादी ने कहा, अभी नहीं, अभी तुम खाना खाओ, हम अभी कुछ देर में बाहर जाएंगे और वहां से रोहित के हॉस्पिटल जाएंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो हम रोहित के साथ ही वापस घर भी आएंगे। दादी की बात सुनकर प्रिया को थोड़ी राहत मिली। उसने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। हालांकि उसने सोचा नहीं था कि रोहित की फैमिली वालों के साथ पहली बार लंच करना उसे ऐसा एक्सपीरियंस देगा। जस्ट 17 रोहित की फियांसे। रोहित के माता पिता के पास ज़्यादा समय नहीं था प्रिया से बात करने का, क्योंकि वे लोग अपने बिजनेस के कुछ काम को लेकर बिजी थे। इसलिए खाना खाने के बाद रोहित माता पिता खाना खाने के बाद चले गए। लेकिन जाने से पहले रोहित के पापा ने प्रिया को रोहित का कमरा दिखा दिया था। प्रिया काफ़ी देर तक रोहित के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसे अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि वो पहली बार रोहित के कमरे के अंदर जा रहा थी और रोहित भी उसके साथ नहीं था। लेकिन प्रिया को रोहित के होने का एहसास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि रोहित अब उसे आकर बोलेगा। प्रिया ने एक लंबी आह भरी और दरवाजे का हैंडल धीरे से घुमाया और कमरे के अंदर चली गई। रोहित का कमरा बहुत ही सिंपल सा था, साफ सुथरा था, सभी चीजें अपनी जगह पर रखी हुई थी। क्योंकि रोहित खुद भी एक डॉक्टर था तो उसका कमरा उसी के हिसाब से सजा था। कमरे के अंदर आते ही प्रिया को थोड़ी ठंडक महसूस हुई, चूंकि कमरे में ज़्यादा चीज़ें मौजूद नहीं थीं, और प्रिया कमरे के माहौल से रोहित के हॉस्पिटल तक चली गई। सोचते सोचते वो रोहित के कमरे में घूमने लगी। उसका मन एक्साइटेड सा हो गया, क्योंकि न तो वो रोहित को अब तक करीब से जान पाई थी और ना तो रोहित ने कुछ बताया था। कमरे के एक दीवार की तरफ सिर्फ किताबें ही किताबें रखी हुई थी। वो एक्साइटेड होकर किताबों की तरफ बढ़ी। वहां पर मेडिकल की किताब के साथ साथ कुछ अन्य किताबें भी रखी हुई थी, जिनमें से कुछ किताबें शेयर मार्केट के बारे में थी। प्रिया की नज़र उन किताबों पर गई। वो थोड़ी हैरान हो गई। मेडिकल की किताबें उसके लिए आम थी, लेकिन शेयर मार्केट की किताबें देखकर वो सोच में पड़ गई। क्या रोहित ट्रेडिंग सीख रहा है या वो पहले से इन शेयर मार्केट के बारे में जानता है? हालांकि प्रिया को वे किताबें बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगी, क्योंकि वो ना तो मेडिकल के बारे में कुछ जानती थी और ना तो शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानती थी। इसलिए वो सामने रखे टेबल में से एक मैगजीन उठाकर उसे पढ़ने लगी। वो रोहित के बिस्तर पर बैठ गई, जो काफ़ी सिंपल सा था, बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक। मैगजीन पढ़ते पढ़ते कब प्रिया की आंख लगी उसे पता भी नहीं चला और वो बिस्तर पर सो गई। थोड़ी देर बाद रोहित की दादी ने आकर उसे उठा दिया। प्रिया खुद को ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकती थी। चलो जल्दी उठो और तैयार हो जाओ, हमें बाहर भी जाना है, रोहित की दादी बोली। प्रिया बिना कुछ बोले वॉशरूम जाकर तैयार होकर आ गई। दोनों बाहर चले गए थे। बाहर घूमने के बाद रोहित की दादी प्रिया को रोहित के हॉस्पिटल लेकर चली गई। ये पहली बार था कि प्रिया रोहित के हॉस्पिटल आई थी, तो वही प्रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। रोहित की दादी प्रिया से बोली, बेटा क्या तुम पहले भी रोहित के हॉस्पिटल आई हो? रोहित की दादी ने प्रिया का हाथ पकड़ रखा था और उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जा रही थी। प्रिया ने इनकार करते हुए अपना सिर न में हिलाया। रोहित की दादी आगे बोली, रोहित इंग्लैंड से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया है और वापस आते ही यहाँ इस हॉस्पिटल में लग गया। वो इस हॉस्पिटल का हेड सर्जन है। उसके पापा ने बहुत सोच रखा था कि रोहित अपनी फैमिली का बिजनेस देखेगा, बिल्कुल अपने भाई की तरह, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्रिया बस दादी की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी।
प्रिया भी सोच रही थी, जिस तरह का रोहित का बिहेवियर है उस हिसाब से वो खुद की ही बात सुनेगा, किसी और की नहीं। जब दोनों हॉस्पिटल के अंदर घुसे थे तो वहां मौजूद हर कोई सोच रहा था कि ये दोनों किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आई थी, क्योंकि रोहित की दादी काफी बूढ़ी थी और उनके बाल पूरी तरह से सफेद थे। इसलिए लोगों को लग रहा था। वे दोनों लिफ्ट के पास पहुंचे क्योंकि हॉस्पिटल का सर्जिकल डिपार्टमेंट कुछ फ्लोर ऊपर था। जैसे जैसे प्रिया रोहित की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। दोनों लिफ्ट से सर्जिकल डिपार्टमेंट तक पहुंच गई। कॉरिडोर के पास से उन्होंने रोहित को देखा, जो हाथ में एक फाइल पकड़े खड़ा था और वो 4-5 नर्स को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा था। रोहित काफी सीरियस दिखाई दे रहा था। उसने व्हाइट कलर का कोट पहन रखा था, लेकिन रोहित प्रिया को आज ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। प्रिया की सांसें अब तेज हो गई थीं। रोहित की दादी भी रोहित को देखकर खुश थी। वे कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थीं और आसपास के लोग उन्हें घूरे जा रहे थे। रोहित की दादी ने प्रिया की तरफ देखा, जिसका चेहरे पर अजीब सा भाव था। प्रिया का चेहरा देखकर रोहित की दादी का मन थोड़ा बैठ गया, लेकिन वे अगले ही पल प्रिया का हाथ पकड़कर रोहित की तरफ बढ़ने लगी। उन्होंने प्रिया के बारे में कुछ नहीं सोचा। पता नहीं, लेकिन डॉक्टर, रोहित बहुत ही हैंडसम है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतना स्मार्ट और हैंडसम आदमी एक सर्जन होगा। उन्हें तो एक एक्टर होना चाहिए था। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन वे हैंडसम होने के साथ साथ उनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा है। तुम्हें मालूम है, यहाँ पर बहुत सारे और भी पेशेंट ट्रांसफ़र हुए हैं और इस सर्जिकल डिपार्टमेंट में फीमेल सर्जन ज़्यादा हैं। अरे, मुझे तो लगता है कि अगर डॉक्टर रोहित जल्द ही शादी नहीं करेंगे तो पूरा सर्जिकल डिपार्टमेंट फीमेल सर्जन से भर जाएगा और फीमेल पेशेंट से भी। कॉरिडोर में मौजूद लोग रोहित के बारे में बातें कर रहे थे और प्रिया उनकी बातें साफ साफ सुन रही थी। वास्तव में रोहित फेमस था हॉस्पिटल के लोगों के बीच में। प्रिया रोहित की तरफ देखे जा रही थी और उसके करीब बढ़ रही थी। जो हॉस्पिटल उसे पसंद नहीं था, आज रोहित की वजह से वो हॉस्पिटल भी प्रिया को अच्छे लगने लगा था। रोहित, रोहित की दादी जोर से चिल्लाते हुए बोली। आवाज सुनकर पूरा कॉरिडोर शांत हो गया और सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। रोहित ने अपनी दादी की तरफ देखा। उसकी दादी फिर हंसते हुए बोली, बेटा, हम दोनों तुम्हारे हॉस्पिटल के बाहर से गुजर रहे थे, सोचा तुमसे मिलते हुए जाएं। प्रिया रोहित की दादी की इस अजीब से बर्ताव से और हैरान हो गई। वो समझ नहीं पाई कि रोहित बहुत पास में था, लेकिन फिर भी उसकी दादी चिल्लाकर बोली थी और आसपास के लोगों के घूरने की वजह से वो और अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। उसका चेहरा अब धीरे धीरे लाल होने लगा था। रोहित ने अपनी दादी और प्रिया को देखकर उन नर्सों से बात करना बंद कर दिया और अपने हाथ की फाइल बंद कर दी। वो उन दोनों की तरह आगे बढ़ा। उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा था कि उसकी दादी और प्रिया यहाँ अचानक आ गए थे। पास आकर रोहित ने कहा, दादी, आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? ये हॉस्पिटल है, कोई गार्डन नहीं जहाँ घूमने आ जाए। यहाँ सिर्फ बीमार लोग ही आते हैं। रोहित धीरे से बोला। आसपास मौजूद लोग अभी भी उन्हें घूरे जा रहे थे। हाँ, मुझे मालूम है कि ये हॉस्पिटल है और यहाँ क्या होता है। हम दोनों यहाँ से गुजर रहे थे और वैसे भी शाम हो गई है, इसलिए सोचा कि तुम्हारे साथ ही घर जाएंगे। रोहित की दादी बोली। उनकी बातों में एक एक्साइटमेंट शामिल थी। दादी, ये मेरा हॉस्पिटल है और मुझे अभी और भी काम है, मैं इतनी जल्दी घर नहीं जा सकता हूँ, रोहित बोला। रोहित इस वक्त कुछ टेंस लग रहा था। रोहित की दादी ऊंची आवाज में गुस्से से बोली, हाँ मैं जानती हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगले ही पल रोहित की दादी मुस्कुराते हुए रोहित के साथ खड़ी नर्सों को हाय बोली और उनको बोली कि वे रोहित की दादी हैं। आसपास के लोगों के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई थी ये बात सुनकर। रोहित ने अपनी दादी को आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि अपनी दादी को बोलकर कुछ फायदा नहीं होने वाला था। वो प्रिया को देखने लगा। प्रिया अपना सिर नीचे करके खड़ी थी। तभी रोहित उससे बोला, प्रिया, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? रोहित की बात सुनते ही प्रिया की सांसें और तेज हो गई और उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। प्रिया को भी पता नहीं था कि उसे आखिर क्या हो गया था। प्रिया बाकी लोगों के सामने अच्छी खासी रहती, लेकिन रोहित के सामने उसे कुछ हो जाता था। प्रिया झट से अपना सिर हिलाते हुए ना बोली। रोहित ये नहीं समझ पाया कि आखिर प्रिया ऐसी क्यों थी, लेकिन उसकी आदत हो गई थी हॉस्पिटल में ऐसे सवाल पूछने की। रोहित ने आगे कहा, तो फिर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? रोहित आगे बढ़कर प्रिया का गाल और गर्दन दोनों को छुआ। रोहित के छूने से प्रिया को एक ठंडक सी महसूस हुई। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर कांप उठा। प्रिया ने कोई भी जवाब नहीं दिया। रोहित को समझने में देर नहीं लगी कि प्रिया की हालत ऐसी क्यों थी।
वो प्रिया को देखे जा रहा था। रोहित प्रिया की तरफ अट्रैक्ट हो गया था और उसके कुछ ज्यादा ही करीब चला गया था। आसपास के लोग रोहित को ऐसे देखकर काफी हैरान हो गए थे। रोहित को ऐसे देखकर तभी एक पेशेंट ठीक होकर वहां से गुजर रहा था। उसने रोहित को अचानक टोका, डॉक्टर रोहित, थैंक यू सो मच, आपने कुछ महीने पहले जो मेरी जान बचाई थी। रोहित झट से अपने होश में आ गया और प्रिया से दूर हट गया। उसने पेशेंट की तरफ देखा जिनकी उम्र 50 के आसपास थी और उनसे बोला, हाँ तो अब आपकी तबीयत कैसी है? पेशेंट बोला, जी मैं अब ठीक हो रहा हूँ, लेकिन अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। कोई बात नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, रोहित उस पेशेंट से मुस्कुरा कर बोला। पेशेंट भी रोहित की बात पर मुस्कुराने लगा। उसने प्रिया की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर ये कौन? मैं रोहित की दादी हूँ। रोहित की दादी बोली। वो पेशेंट उनकी बात सुनकर बोला, नहीं आप नहीं, आपके साथ जो खड़ी है वो। आसपास के लोग भी एक्साइटेड हो गए जानने के लिए कि प्रिया कौन थी। रोहित ने पेशेंट की बात सुनकर मुस्कुराया और उससे कहा, ये मेरी फियोंसे हैं और जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। रोहित की बात सुनकर पेशेंट हंसने लगा और बोला, मुबारक हो डॉक्टर, मैरिज लाइफ के लिए। उस पेशेंट ने सच्चे दिल से बधाई दी। रोहित हंसते हुए बोला, जी थैंक यू। आसपास के लोग काफी हैरान रह गए थे रोहित की बात सुनकर। हॉस्पिटल के लोगों ने पहले सुन रखा था कि डॉक्टर रोहित की एक गर्लफ्रेंड थी और दोनों 2 साल से साथ में थे और रोहित ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक रिंग भी खरीदी थी। लेकिन लोगों ने अब सोच लिया कि रोहित की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में आ गई थी और प्रिया को रोहित की गर्लफ्रेंड समझने लगे थे, जबकि प्रिया कभी रोहित की गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं थी। लोग भी अब रोहित को बधाई देने में लगे थे। बधाई देने वालों की संख्या बढ़ते जा रही थी। वहीं प्रिया अपना सिर नीचे करके मुस्कुराने लगी, क्योंकि रोहित ने सबके सामने उसे अपनाया था। वो मन ही मन बहुत खुश हो गई थी। धीरे धीरे ये बात पूरे हॉस्पिटल में फैल गई। हालांकि अब तक पूरी तरह से शाम हो चुकी थी और बहुत से डॉक्टर काम खत्म करके अपने घर जा रहे थे, लेकिन कुछ डॉक्टर रोहित के पास आ गए थे उसे बधाई देने के लिए और प्रिया को देखने के लिए। रोहित अपनी दादी और प्रिया को अपने कैबिन के अंदर ले आया। प्रिया ने रोहित से वॉशरूम के बारे में पूछा। वो पहले इतना घबरा गई थी और अब कुछ ज्यादा ही खुश हो गई थी और वो वॉशरूम में अपने चेहरे को धोना चाहती थी। रोहित ने एक नर्स से प्रिया को वॉशरूम ले जाने को कहा। वो नर्स प्रिया को वॉशरूम ले गई, लेकिन जब प्रिया वॉशरूम में थी तब उसने 2 लोगों को आपस में बात करते हुए सुना, डॉक्टर अनन्या, आपने सुना या नहीं? डॉक्टर रोहित की फियोंसे आई हुई है और जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं। क्या अब भी आप डॉक्टर रोहित पर ट्राई करेगी? ये सुनकर प्रिया के कान खड़े हो गए। H18 झूठी शादी। प्रिया डॉक्टर अनन्या को देखकर अपने हाथ धो रही थी। अनन्या ने भी प्रिया की तरफ देखी और प्रिया की खूबसूरती के सामने उसने अपनी खूबसूरती को फीका पाया। अनन्या ने एक अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, उसकी बॉडी वेल मेंटेन थी और उसके चेहरे पर हल्की मेकअप लगी हुई थी। अनन्या भी देखने में अच्छी थी। कोई भी लड़का उसे देखकर अपनी होश खो सकता था। दोनों अब एक दूसरे को देख रहे थे। अनन्या ने अपने पास खड़े डॉक्टर श्रुति को देखी और उससे बोली, तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया? अभी तो डॉक्टर रोहित की शादी भी नहीं हुई है और मेरे पास अभी भी मौका है। जल्द डॉक्टर। अनन्या भी प्रिया के पास आ खड़ी हुई और अपने हाथों को धोने लगी। वो अपने बालों को हल्का गीला कर रही थी जो कि सूख चुके थे, किसी सूखे पत्ते की तरह। प्रिया को अब बुरा लगने लगा था जिस तरह का स्वभाव डॉक्टर अनन्या दिखा रही थी उससे। लेकिन ये प्रिया के लिए अच्छी बात थी कि रोहित को घमंडी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। पास ही खड़ी डॉक्टर श्रुति मिरर में से डॉक्टर अनन्या को देखते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, वाह तुम तो बहुत तेज हो। ये जानते हुए भी कि डॉक्टर रोहित की फाइंस भी है और दोनों की शादी होने वाली है, तभी तुम डॉक्टर रोहित के पीछे पड़ रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि ये ठीक नहीं ऐसे कि जब सामने वाला व्यक्ति कमिटेड हो और भी तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो? ये सुनकर डॉक्टर अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत डॉक्टर श्रुति से कहा, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं पहले दिन से ही रोहित के ऊपर फिदा हूँ। उसकी नीली गहरी आंखें, जिसको देख के मैं उनमें डूब सी जाती हूँ। उनकी वेल मेंटेन्ड बॉडी किसी भी लड़की को अट्रैक्ट कर सकती है। रोहित की मुस्कान, ना जाने और क्या क्या। और मुझे तुम ये मत बताओ, मेरे सामने ज्यादा बनने की जरूरत भी नहीं है। मुझे पता है कि तुम भी डॉक्टर रोहित को पसंद करती हो। ये सुनकर डॉक्टर श्रुति हल्की सी मुस्कुराए और बोली, हाँ लेकिन तुम जो कर रही हो वो पागलपन है। शट अप, मुझे मत समझाओ। डॉक्टर अनन्या बोली।
वॉशरूम में तीनों लोगों के चेहरे काले पड़ गए थे। जहां प्रिया दोनों डॉक्टर की बात सुनकर हैरान थी तो वहीं डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर श्रुति एक दूसरों की बातों से प्रिया बिना कुछ बोले चुपचाप अपना हाथ धोकर वॉशरूम से बाहर निकल आई। प्रिया ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो दोनों की बातों से। प्रिया कुछ बड़बड़ाते हुए रोहित के कैबिन में घुस गई जहां रोहित की दादी चाय पी रही थी। प्रिया थोड़े गुस्से में थी। प्रिया पास ही पड़े सोफे पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी। रोहित की दादी प्रिया को देख रहा थी लेकिन कुछ बोली नहीं। प्रिया को अब खुद पर विश्वास नहीं था रोहित को लेकर कि क्या वो रोहित के लायक थी कि नहीं, क्योंकि एक से एक अच्छी से अच्छी लड़कियां रोहित के पीछे पागल थीं और रोहित को मन ही मन पसंद करती थी। प्रिया खुद को डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर श्रुति से कंपेयर करने लगी। वो सोचने लगी कि वो तो दोनों डॉक्टर के साथ भी खड़ी नहीं होती, अभी तो वो बस ग्रेजुएट करने वाली थी फैशन डिजाइनिंग में, और वो उन दोनों डॉक्टर के मुकाबले काफ़ी नौसिखिया थी। लेकिन प्रिया पूरे शहर में अपने बिहेवियर के लिए बदनाम थी, और अगर ये बात डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर श्रुति को पता चल गई तो वे दोनों प्रिया के साथ साथ रोहित का भी मजाक उड़ाते। प्रिया जो ये बातें सोच रही थी भले ही इनका कोई मतलब नहीं था, फिर भी वो सोच में थी। प्रिया अब सोचते सोचते रोहित और अपने बारे सोचने लगी। जहां प्रिया की उम्र 23 साल थी तो वहीं रोहित की उम्र 27 साल थी, और प्रिया अपने और रोहित की उम्र के बारे में सोच रही थी। रोहित इतना अच्छा था, ना जाने कितनी अच्छी लड़कियां रोहित को पसंद करती थीं, लेकिन रोहित ने प्रिया से ही शादी की। यही चीजें प्रिया को परेशान कर रही थी। रोहित की दादी प्रिया को देखकर मुस्कुराए जा रही थीं। वे प्रिया को जानबूझकर रोहित के हॉस्पिटल लेकर आई थी, क्योंकि वे जानती थी कि उनके पोते रोहित को बहुत सी लड़कियां पसंद करती थी और अधिकतर रोहित की हॉस्पिटल में थी, लेकिन उनमें से कोई भी ढंग की नहीं थी जो रोहित के लायक थी। सब बहुत घमंडी टाइप की थी। वे प्रिया को लेकर आई थी क्योंकि वे चाहती थी कि अब कोई भी लड़की उनके पोते रोहित को परेशान ना करे। जब सब जानेंगी कि रोहित की अब शादी होने वाली थी, लेकिन रोहित की दादी ने जैसा सोचा था वैसा लेकिन हुआ नहीं। रोहित जहां दूसरे वार्ड में पेशेंट की जांच कर रहा था, वहीं प्रिया और रोहित की दादी दोनों अपने ही सोच में डूबे थे। तभी अचानक से किसी ने रोहित के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। अंदर बैठे प्रिया और रोहित की दादी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दरवाजे के बाहर डॉक्टर अनन्या थी। जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तब वो खुद दरवाजे को खोलकर अंदर घुस गई। रोहित की दादी थोड़े गुस्से से डॉक्टर अनन्या को देखी, लेकिन डॉक्टर अनन्या ने उन पर ध्यान नहीं दिया और बोली, डॉक्टर रोहित है क्या? लेकिन डॉक्टर अनन्या को रोहित नहीं दिखा। प्रिया और रोहित की दादी भी कुछ नहीं बोली। दरअसल डॉक्टर अनन्या थोड़ी घमंडी और स्वार्थी किस्म की थी जो बस अपने बारे में सोचती थी। डॉक्टर अनन्या यूं ही किसी के कमरे में घुस जाती थी, सिर्फ दरवाजा खटखटा के, चाहे अंदर से कोई कुछ बोले या ना बोले। डॉक्टर अनन्या ने प्रिया और रोहित की दादी को देखा और सोची कि ये किसी पेशेंट के फैमिली मेंबर्स होंगे। तभी डॉक्टर अनन्या बोली, क्या तुम लोग डॉक्टर रोहित का इंतजार कर रहे हो? और क्या तुम दोनों को पता नहीं है कि यूं ही किसी के ऑफिस में नहीं घुसते हैं? तभी डॉक्टर श्रुति आकर बोली, डॉक्टर अनन्या ये रोहित की दादी है और वो रोहित की फायंस है। डॉक्टर अनन्या थोड़ा सहम गई। उसने जब रोहित की फायंस के बारे में सुना था तब डॉक्टर अनन्या को लगा था कि रोहित की फायंस एक आकर्षक, मनमोहक और मैच्योर लेडी होगी, लेकिन प्रिया को देखकर उसे सिर्फ एक मासूम सी लड़की लगी जो अभी भी कुछ भी नहीं जानती थी। डॉक्टर श्रुति अंदर आते हुए बोली, वो क्या है ना डॉक्टर अनन्या अभी नई है इस जगह पर, इसलिए ये कुछ जानती नहीं है ना डॉक्टर अनन्या? डॉक्टर अनन्या के चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। वो बस सोची नहीं थी कि रोहित की फायंस ऐसी होगी। डॉक्टर श्रुति आगे बोली, डॉक्टर अनन्या चले अब, वैसे भी हमारा काम अब खत्म ही हो गया है। डॉक्टर श्रुति की बात सुनकर डॉक्टर अनन्या उसके साथ जाने लगती है। तभी प्रिया अचानक बोली, रुक जाए डॉक्टर अनन्या, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब डॉक्टर रोहित अपने ऑफिस में ना हो तो किसी को भी यूं अंदर नहीं घुसना चाहिए, तो फिर आप बिना बोले कैसे अंदर घुस गई? क्या आप इस बात को नहीं समझती हैं? प्रिया अपनी भौहें उपचकर डॉक्टर अनन्या को घूर रही थी। प्रिया की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। उसे ध्यान भी नहीं था कि रोहित की दादी भी वहां मौजूद थी। प्रिया की बात सुनकर डॉक्टर अनन्या हैरान हो गई और रुक गई। वो कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोली, लेकिन डॉक्टर अनन्या भी थोड़ी टेढ़ी किस्म की थी। प्रिया की बातों ने उसे भी गुस्सा दिला। भले ही उसे पता था कि प्रिया रोहित की फायंस थी, लेकिन उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था।
वो अचानक बोली, मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अगर आप लोगों की जगह कोई और होता, और अगर डॉक्टर रोहित की कुछ इम्पोर्टेंट चीजें गायब हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मैंने सबकी भलाई के लिए ऐसा बोली थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप दोनों कौन हैं। डॉक्टर अनन्या थोड़े एटीट्यूड में बोल रही थी। उसके अंदर शर्मिंदगी बिल्कुल भी नहीं थी। प्रिया हंसकर बोली, अच्छा, तब तो ये बात आप पर भी लागू होती है। आपने बस एक बार दरवाजा खटखटाया और सीधे अंदर घुस आई। ऐसे में कुछ भी चीज गायब होती तो उसके जिम्मेदार आप होती। मैं जानती हूँ कि आपने सबकी भलाई के लिए कहा था, लेकिन आप ढंग से भी बोल सकती थी। आपने मुझसे बदतमीजी की, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने रोहित की दादी से बदतमीजी की। क्या आप बड़ों से ऐसे ही बातें करते हैं? प्रिया की बातें डॉक्टर अनन्या को बहुत तीखे लग रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ये पहली बार था जब किसी ने ऐसे उल्टा बोला था डॉक्टर अनन्या को। डॉक्टर अनन्या सोच में पड़ गई थी कि डॉक्टर रोहित ने आखिर किस लड़की को अपना फायंस बना लिया था जो इतना मुफ्त थी। वहीं दूसरी तरफ रोहित की दादी प्रिया के इस बिहेवियर से काफ़ी खुश थी, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा था कि उनके फैमिली की बहू अपने या अपने फैमिली वालों के लिए लड़ना जानती थी। प्रिया को यूं निडर और साहस हो देखकर मन ही मन ज्यादा खुश थी। रोहित की दादी को कभी चुपचाप शर्मिली टाइप की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्हें तो वे लड़कियां पसंद थी जो अपने लिए बोलने की ताकत रखती थी, जहां गलत है वहां बोलने की हिम्मत रखती थी, जो कि प्रिया अभी कर रही थी। अब रोहित की दादी को सुकून मिला था। अब उन्हें लगने लगा था कि रोहित ने बिल्कुल सही लड़की चुनी थी। प्रिया को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि डॉक्टर अनन्या क्या सोच रही थी। वो चुपचाप आगे बढ़ी और आराम से टेबल पर रखी चाय उठाए और एक चुस्की ली, और डॉक्टर अनन्या की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर अनन्या, क्यों ना आप यहाँ बैठकर रोहित का वेट कीजिए और चाय पीजिए। रोहित थोड़ी देर में आ जाएगा। प्रिया की इस बात ने डॉक्टर अनन्या के गुस्से में आग में घी डालने का काम कर दिया। डॉक्टर अनन्या का गुस्सा लिमिट पार कर चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रिया जो उससे उम्र में छोटी थी वो उसका ऐसे मजाक उड़ा सकती थी। वो कुछ बोल पाती इससे पहले रोहित अपने ऑफिस में आ गया था। तुम आ गए रोहित, रोहित की दादी बोली। प्रिया रोहित को देखकर थोड़ी डर सी गई। अब उसे लगने लगा कि जो उसने किया उससे रोहित बहुत नाराज हो जाएगा। डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर श्रुति दोनों रोहित को देखकर चुप हो गए। वहीं डॉक्टर अनन्या अभी भी प्रिया को गुस्से से घूरे जा रही थी। रोहित ने प्रिया की कुछ बातें सुन ली थी, लेकिन ऐसे दिखाया कि जैसे उसे कुछ भी नहीं सुना हो। रोहित डॉक्टर अनन्या की तरह देखकर मुस्कुराया और अपने टेबल के पास रखे एक हैंगर में अपनी सफ़ेद कोट उतारकर लटका दी और अपनी कार की चाबी टेबल पर से उठा ली। रोहित के आने से दोनों डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर श्रुति थोड़ा डर गए थे। तभी डॉक्टर अनन्या ने डरते हुए बोली, डॉक्टर रोहित। लेकिन डॉक्टर अनन्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो भूल ही गई थी कि उसे क्या बोलना था। रोहित डॉक्टर अनन्या की तरफ बढ़ा और धीरे से पूछा, क्या डॉक्टर, कुछ बात है क्या? डॉक्टर अनन्या अपना सिर हिलाकर इनकार की और डॉक्टर श्रुति के साथ वहां से चली गई। प्रिया को ये देखकर गुस्सा आ गया था कि रोहित बहुत ही प्यार से डॉक्टर अनन्या से बात कर रहा था। डॉक्टर अनन्या और डॉक्टर श्रुति के जाने के बाद अब सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। रोहित धीरे से प्रिया की तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया अभी भी थोड़ा डरी हुई थी और उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। रोहित प्रिया को अपने ऑफिस के बाहर ले आया और प्रिया के कानों में धीरे से बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे भी बोल सकती हो किसी को। मुझे तो लगा था कि तुम एक चुपचाप सी सीधी लड़की हो, लेकिन तुम तो खूंखार बिल्ली निकली। प्रिया का गुस्सा और भी बढ़ गया और उसका चेहरा और लाल हो गया। वो गुस्से से रोहित की तरफ देखी, लेकिन रोहित को हंसी आ रही थी और वो धीरे धीरे हंस रहा था। रोहित आगे बोला, मुझे पता था कि तुम बहुत बहादुर हो, तो इसी खुशी में आज हम दोनों खास डिनर पर चलते हैं। प्रिया रोहित को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए वो सिर झुकाकर खड़ी हो गई। कोई बात नहीं प्रिया, तुमने जो भी किया ठीक किया। ये बात सुनकर प्रिया थोड़ी शांत हुई। रोहित ने अपनी दादी से कहा कि वो और प्रिया दोनों होटल में डिनर करेंगे। रोहित की दादी उन दोनों के साथ नहीं गई क्योंकि वो दोनों का कीमती टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे घर चली गई। रोहित और प्रिया दोनों उसी होटल ब्लू क्लास में गए। दोनों खिड़की की तरफ जाकर बैठ गए थे। तभी प्रिया का फोन बज उठा। उसकी सौतेली माँ ने उसे कॉल किया था। प्रिया ने झट से कॉल उठा ली। सुनो प्रिया, हमें तुम्हारी बहन और राहुल की सगाई की बात करनी है और मैं और तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम भी साथ में रहो उस टाइम पर। प्रिया की सौतेली माँ बोली।
प्रिया कुछ नहीं बोली और फोन कट कर दी। रोहित प्रिया की सारी हरकतों को देख रहा था और जानता था कि प्रिया को बहुत कुछ कहना था उससे। प्रिया भी रोहित को बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो सोच रही थी रोहित किस तरह से उसकी बात पर रिएक्ट करेगा। प्रिया ने फिर भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और रोहित से बोली, रोहित मुझे एक बात बताओ, क्या हम दोनों की शादी एक मजाक है या फिर हम दोनों की शादी एक दिखावा है? 19 सगाई। प्रिया दरअसल अब काफ़ी कंफ्यूज थी। रोहित भी प्रिया के इस सवाल से थोड़ा हैरान था, लेकिन कुछ बोला नहीं। प्रिया की भी बेचैनी बढ़ रही थी। प्रिया कोई साधु या संत नहीं थी जो खुद की बेचैनी को शांत कर लेती। प्रिया अभी भी एक नादान लड़की थी जिसे ज़्यादा कुछ अनुभव नहीं था। इसलिए वो रोहित से पूछ रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी रोहित और वो अब एक दूसरे से दूर हो जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब प्रिया धीरे धीरे रोहित को पसंद करने लगी थी। भले ही दोनों की शादी मजबूरी हो या दिखावा, लेकिन अब प्रिया को रोहित से प्यार होने लगा था। और प्रिया क्यों ना करती रोहित से प्यार। रोहित ने हर मुश्किल सिचुएशन में प्रिया के साथ था और बाकी सभी अच्छी लड़कियों को छोड़कर रोहित ने प्रिया को अपनाया था, यहाँ तक कि अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर भी। लेकिन प्रिया के मन में अभी भी एक सवाल था कि आखिरकार रोहित प्रिया को ही क्यों चुना था। रोहित प्रिया की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें प्रिया के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो बेचैन के साथ साथ थोड़े गुस्से में थी। रोहित ने सोचा नहीं होगा कि प्रिया अब उससे प्यार करने लगेगी। जिस तरह का बिहेव रोहित प्रिया के साथ करता था और प्रिया का साथ देता था, प्रिया का भरोसा रोहित के लिए बढ़ता ही चला गया। और अगर ऐसा रहा तो प्रिया को बहुत गहरा वाला प्यार हो जाएगा। लेकिन प्रिया रोहित को ये सारी चीज़ें बताना नहीं चाहती थी। रोहित को यूं चुपचाप देख प्रिया थोड़ी और बेचैन हो गई। बेचैनी से प्रिया ने अपने हाथों से थोड़ी हरकतें करने लगी। वो रोहित का जवाब सुनने को तैयार थी। चाहे रोहित कुछ भी जवाब देता, प्रिया ने खुद को मेंटली तैयार कर लिया था। तभी रोहित मुस्कुराते हुए बोला, प्रिया तुम्हें पता है, हम दोनों एक ही नाव पर सवार हैं और नाव पर सिर्फ 2 ही लोग हैं और वो तुम और मैं हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी बात का जवाब तुम्हें मिल गया होगा। प्रिया पूरी तरह शांत हो गई सुन के। प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित को वो आगे क्या बोले। रोहित ने टेबल पर रखे स्पून से थोड़ा सा खाना उठा लिया और प्रिया को खिलाते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था प्रिया कि अगर तुम कुछ और करना चाहती थी तो तुम कर सकती थी, लेकिन तुमने इनकार कर दिया था और तब से ही तुम मेरी हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे दोबारा इस टॉपिक पर बात करने की ज़रूरत है। प्रिया रोहित की तरफ देखी। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि रोहित ने प्रिया का जवाब ढंग से नहीं दिया था। रोहित मुस्कुराते हुए प्रिया को देख रहा था और उसे अपनी हाथों से खाना खिला रहा था। प्रिया भी चुपचाप खाना खाने लगी। रोहित उससे आगे बोला, प्रिया सब कुछ पहले से ही तय है और अगर तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो गए हैं और अगर कोई चीज़ हम दोनों को अलग कर सकती है तो वो है मौत, वरना कोई नहीं। प्रिया तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा रहोगी। तुम अरोड़ा फैमिली की छोटी बहू भी हो, इसलिए तुम अब ज़्यादा मत सोचो और हो सके तो अपनी पास्ट लाइफ को भुला दो। रोहित प्रिया को आराम से खाना खिलाते जा रहा था। प्रिया अचंभे में थी क्योंकि रोहित आज पहली बार खुल के उससे बात कर रहा था। रोहित ने प्रिया से इतनी बातें करी, लेकिन प्रिया को सिर्फ 2 शब्द ही याद थे। पहला ये कि रोहित उसे कभी डाइवोर्स नहीं देगा और दूसरी ये कि प्रिया रोहित की वाइफ थी। ये बातें प्रिया के मन को शांत कर दी। वो अब अपने उलझन से बाहर आने लगी, लेकिन वो ऐसे बैठे हुए थी जैसे वो एक रोबोट हो, क्योंकि वो बस खाना खाए जा रही थी जो रोहित उसे खिला रहा था। प्रिया के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे रोहित और रोहित की आवाज़ के अलावा कोई नहीं दिख ही नहीं रहा था। अब उसे लगने लगा था कि शायद वो बीमार पड़ गई और इस बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ रोहित ही कर सकता था। प्रिया रोहित को कुछ नहीं बोली। उसे लगभग अपनी बात का जवाब मिल चुका था। दोनों डिनर करके वापस घर चले गए। कुछ दिन बीत गए और वो दिन आ गया था जब राहुल और नम्रता एंगेजमेंट कर रहे थे। ये एंगेजमेंट उसी होटल में था जिस होटल में नम्रता का बर्थडे पार्टी हुई थी और जहां रोहित और प्रिया पहली बार एक दूसरे से मिले थे। होटल को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सजाया गया था और इसकी सजावट हर किसी का मन अपनी तरफ खींच रही थी। हर कोने पर ताज़ा गुलाब के फूल सजाए गए थे जो पूरी जगह की खूबसूरती और बढ़ा रहे थे। चूंकि प्रिया अपनी सौतेली माँ के कहने पर घर नहीं गई थी, जब उसे उसकी बहन की सगाई के बारे में बात करने के लिए बुलाया गया था तब, जिससे नम्रता काफ़ी नाराज़ थी। लेकिन अब नम्रता की नाराज़गी का कोई मतलब नहीं बनता था। नम्रता की एंगेजमेंट में पूरे दिल्ली शहर के सभी जानी मानी लोगों को बुलाया गया था।
जिनके साथ मित्तल फैमिली के अच्छे रिलेशन थे। पूरी जगह मेहमानों से भरी हुई थी, हर तरफ खुशी का माहौल था। नम्रता और राहुल दोनों हॉल में पहुंचे जहां पर मौजूद मेहमानों ने दोनों का स्वागत किया। सभी लोग काफी खुश थे। प्रिया ने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी और राहुल एक बेहतरीन कुर्ते पजामे में था। दोनों जाकर स्टेज पर खड़े हो गए। तभी नम्रता ने अपनी बहन प्रिया और रोहित को एक साथ आते हुए देख ली। वो जल्दी से उन दोनों के पास गई। नम्रता काफी खुश थी कि प्रिया और रोहित उसकी एंगेजमेंट में आए थे। वो हंसते हुए बोली, मुझे लगा कि आप दोनों नहीं आएंगे, लेकिन मैं गलत थी। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोनों यहाँ आए। नम्रता को वो मिल चुका था जो उसे चाहिए था, इसलिए उसने अपनी बहन प्रिया के बारे में बुरा सोचना कम ही कर दिया था। नम्रता रोहित से बोली, जीजू, मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप आएंगे ही। अब आप आ ही गए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ मौजूद हर कोई हमारी फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन रखता है और अगर आपको कोई कुछ बोले तो प्लीज़ आप उनकी बातों का बुरा मत मानना। रोहित प्रिया की तरफ देखा। प्रिया कुछ बोलने ही वाली थी कि रोहित ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। प्रिया ने आसपास के लोगों को देखी और कुछ नहीं बोली। प्रिया नम्रता की तरफ देखी। नम्रता को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो रोहित को ऐसे ही बोलना चाहती थी। भले ही नम्रता रोहित और प्रिया के आने से खुश थी, लेकिन जो बातें उसने रोहित को कही उससे साफ पता चल रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा था। जब प्रिया नम्रता की बातों को सोचने लगी तो उसे भी लगने लगा था कि सच में रोहित को दोबारा यहाँ बेइज्जत होना पड़ेगा। लेकिन अगले ही उसके मन में ख्याल आया कि रोहित तो कोई साधारण फैमिली से तो था नहीं, और शायद ही यहाँ मौजूद कुछ लोग रोहित को ना पहचान पाए। प्रिया थोड़ी घबरा गई ये सोचकर। वो रोहित की तरफ देखी। रोहित को देखते ही प्रिया की घबराहट दूर ही हो गई। प्रिया ने अब लोगों की परवाह करना छोड़ दी कि लोग क्या कहेंगे। नम्रता आगे बढ़कर रोहित की हाथ पकड़कर बोली, आप ज्यादा मत सोचिए जीजू, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं आप दोनों से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने गलती से यहाँ मौजूद सबको बोल दी कि आप दोनों की शादी हो चुकी है, वो भी कोर्ट मैरिज। लेकिन मैंने ये भी कहा कि जल्द ही आप दोनों दोबारा अच्छे और धूमधाम से शादी करेंगे। मुझे नहीं पता कि लोग मेरी इस बात को किस तरह से सोचेंगे, लेकिन मैंने ये बोलकर गलती कर दी। प्लीज़ आई एम सॉरी। नम्रता को भी थोड़ा पछतावा था उसने जो किया था उस पे। प्रिया का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। लोग तो पहले से जानते थे कि प्रिया की शादी किसी डॉक्टर के साथ हो गई थी। पूरे न्यूज़पेपर पर यह खबर छपी थी। लेकिन नम्रता ने घर के अंदर की बात लोगों को बता दी, और यही प्रिया के गुस्से का कारण था। जो लोग बहुत कम जानते थे अब वे और भी चीज़ें जान गए। प्रिया को इतना गुस्सा आ गया था कि जैसे वो अब नम्रता को एक थप्पड़ मार ही देती, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल की। वो कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी नम्रता को, क्योंकि नम्रता बचपन से ही ऐसी थी, वो बिना सोचे कुछ भी बोल देती थी। प्रिया आगे बढ़ी और रोहित को अपनी तरफ खींच ली और मुस्कुराते हुए नम्रता से बोली, नम्रता, कुछ तो ख्याल करो राहुल का, बेचारा वहाँ खड़ा है कब से, और तुम अपनी देखती हो, बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचती हो। सोचो, तुमने रोहित को ऐसे पकड़े हुए था तो राहुल क्या सोच रहा होगा, आसपास के लोग क्या सोचेंगे। फैमिली तो मेरी वजह से पहले ही बदनाम है, क्या तुम भी। प्रिया की बात सुनकर नम्रता तुरंत बोली, इसमें क्या है, रोहित तो मेरे जीजू हैं, और जीजू से क्या प्रॉब्लम, ये लोगों की गलती है जो नहीं समझ पाए तो। हाँ, लेकिन अभी लोगों को तो मालूम नहीं ना है कि रोहित तुम्हारा जीजू है, और मेरी वजह से फैमिली पहले ही इतने चर्चे में है, तो अगर लोग तुम्हें ऐसे देखेंगे तो तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे, सोच लो। प्रिया बोली। नम्रता चारों तरफ देखने लगी। सभी लोग उसे ही देखे जा रहे थे। वो बोली, सॉरी, मेरी ही गलती है जो मैंने ध्यान नहीं दिया। रोहित ने नम्रता को देखकर अपना सिर हिलाया। नम्रता तुरंत वहां से वापस राहुल के पास आकर खड़ी हो गई। रोहित और प्रिया भी सभी लोगों के बीच जाकर खड़े हो गए। प्रिया भी सोच रखी थी कि लोग कुछ न कुछ तो बोलेंगे, और ऐसा ही हुआ। लोग अब आपस में बातें करना शुरू कर दिए। आप लोगों ने सुना कि नहीं, मित्तल फैमिली की बड़ी बेटी किसी डॉक्टर के साथ शादी कर ली, और वो भी कोर्ट में जाकर। मुझे तो लगता है कि रमन मित्तल को ही नहीं चाहते थे कि प्रिया एक मामूली डॉक्टर से शादी कर ले, शायद इसलिए उसने कोर्ट मैरिज कर ली। भला रमन मित्तल को क्या प्रॉब्लम होगी, वो पहले से ही कितने शर्मिंदा हैं। प्रिया के कारनामे जो पूरे शहर में फैले हुए हैं, मुझे तो बस उस डॉक्टर में सोचकर हंसी आ रही है। जब उसे पता चलेगा कि प्रिया कैसी है तब वो कितना अफसोस करेगा। हाँ, सही कहा, मुझे तो लगता है कि दोनों की शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। अरे, मैंने सुना है कि वो डॉक्टर एक जाना माना है पूरे हॉस्पिटल में।
पता नहीं उस डॉक्टर को प्रिया के बारे में कुछ पता था या नहीं। जब प्रिया और रोहित लोगों के ज्यादा करीब खड़े हुए तब लोगों ने बातें करना बंद कर दी। लोगों ने प्रिया से पूछा, बेटा, क्या यही तुम्हारा हस्बैंड है जिससे तुमने कोर्ट मैरिज करी है? दिखने में तो बहुत अच्छा है। जी हाँ, ये वही है, प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। लगता है दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बिना घरवालों की मर्जी की शादी कर ली। एक व्यक्ति बोला, मुझे तो लगता है कि ये प्रिया की खूबसूरती पर फिदा हो गया होगा। दूसरा खड़ा व्यक्ति बोला। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे, लेकिन प्रिया को थोड़ा गुस्सा आ गया। रोहित ने प्रिया का हाथ पकड़ रखा था और उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, मानो रोहित को लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो बेटा, तुम एक डॉक्टर हो, किस चीज़ की स्पेशलिस्ट हैं आप? पहला व्यक्ति पूछा। जी, मैं एक सर्जन हूँ, रोहित बहुत ही आराम से बोला। बेटा, मुझे लगता है कि तुमने अपनी आंखों की सर्जरी नहीं की, नहीं तो तुम प्रिया से शादी नहीं करते, दूसरा व्यक्ति बोला। सभी लोग सिर झुकाकर हंसने लगे। प्रिया अब और गुस्से में थी, वो समझ गई थी कि लोगों की बातों का क्या मतलब था। प्रिया को गुस्सा के साथ साथ बुरा भी लग रहा था, क्योंकि लोग प्रिया के साथ साथ रोहित का भी मजाक उड़ा रहे थे, बिना जाने कि रोहित आखिरकार है कौन। ये कुछ ज्यादा नहीं होगा, आपने कुछ भी बोल दिया बिना सोचे समझे। प्रिया का गुस्सा अब फूट चुका था। रोहित प्रिया की तरफ देखा, वो उसे शांत रखना चाहता था। रोहित लोगों से प्रिया को थोड़ी दूर ले गया। प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन उसे अफसोस भी बहुत था कि उसकी वजह से रोहित को भी ये सब झेलना पड़ रहा था। 26 प्रिया की बदनामी। रोहित प्रिया को लोगों की भीड़ से दूर तो ले आया, लेकिन लोग बातें करना बंद नहीं किए। वे लोग लगातार बातें कर रहे थे। पास में ही कुछ औरतें भी बात करने लगी थीं। प्रिया को अब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उन औरतों के पास चली गई और बोली, ना तो मैं आप लोगों को जानती हूँ, ना तो आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, फिर भी मेरे बारे में गलत सलत बातें करे जा रहे हैं। मैं नहीं जानती कि कौन मेरे बारे में ऐसी झूठी अफवाहें फैला रहा है। भले ही मैं थोड़ी गलत हूँ, लेकिन उतनी नहीं जितनी अफवाहें फैली हुई है। अगर आप लोगों को मालूम है कि कौन मेरे बारे में ऐसी अफवाहें फैला रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं खुद जाकर उससे बात करूंगी और पूछूंगी कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। वे लोग बस मुझे बदनाम करने के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। प्रिया की बात सुनकर सभी औरतें चुप हो गई। प्रिया की हालत अभी ऐसी थी कि अगर उन औरतों में से कोई भी एक शब्द बोल देती तो प्रिया वहीं रो पड़ती। आखिर प्रिया भी तो एक लड़की थी, उसकी भी फीलिंग्स थी। लोगों ने पहली बार प्रिया को ऐसे देखा था। सब लोग थोड़े हैरान से हो गए थे। इससे पहले प्रिया पहले कभी इतना भावुक नहीं हुई थी। प्रिया के अंशु उसकी आंखों में भरे पड़े थे, बस छलकने भर की देरी थी। प्रिया बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह दिखती थी। वो अपनी माँ से काफ़ी मिलती जुलती थी और उसे लगभग उसकी माँ की सारी खूबियाँ भी उससे मिली थी। जब प्रिया हॉल में आई थी तब उसने हल्की सी मेकअप लगा रखा था, जिससे वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर कोई भी और लड़की या औरत उससे जलती, और जब प्रिया बिना मेकअप के होती थी तब भी वो किस परी के जैसे खूबसूरत ही दिखती थी। बस हल्की सी मेकअप उसके चेहरे की सुंदरता को और निखार देती थी। लेकिन अभी प्रिया की सारी खूबसूरती मुरझा सी गई थी। प्रिया का उदास और मायूस चेहरा देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को उस पर दया आने लगी थी। जाने अनजाने ही सही, लेकिन प्रिया की उदासी के पीछे का कारण वहां मौजूद लोग ही थे। प्रिया आगे हिचकिचाते हुए बोली, आप लोग मेरे हस्बैंड के बारे में बात कर रहे थे कि उसे मेरे बारे में कुछ पता है भी या नहीं? तो मैं बता दूं कि उसे मेरे बारे में सब पता है और उसने खुशी खुशी मेरा हाथ थामा है। वो भी जानता है कि मेरे बारे में जितनी भी चर्चे हो रहे हैं वो सब सच नहीं है। प्रिया उन औरतों को गहरी नज़र से घूरे जा रही थी। पहले प्रिया को लोगों की बातों से फर्क पड़ता ही नहीं था, लेकिन अब जब वो रोहित की वाइफ बन चुकी थी तो उसके लिए रोहित की फैमिली की इज्जत के बारे में सोचना पड़ा। क्योंकि लोग जब जानेंगे कि प्रिया मशहूर अरोड़ा फैमिली की छोटी बहू बन गई तो लोग और भी ज़्यादा अफवाहें फैलाएंगे और प्रिया के साथ साथ रोहित की फैमिली को भी बोलेंगे। हाँ, भले ही रोहित की फैमिली को प्रिया के बारे में फैली अफवाहों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रिया को थी। प्रिया को अब फर्क पड़ने लगा था। अब समय आ चुका था कि प्रिया अपने बारे में फैली झूठी अफवाहों को खत्म करे। प्रिया आगे बोली, बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई। मेरे सौतेले भाई और मेरी सौतेली माँ ने मेरी देखभाल की जब तक मैं कुछ समझने लायक नहीं हुई तब तक। भले ही मेरे फैमिली और मेरे बीच कभी कुछ चीज़ें भले ही ठीक नहीं थी, लेकिन आखिरकार मैं भी इसी फैमिली का हिस्सा हूँ और मुझे भी उतनी ही परवाह है जितनी कि फैमिली के बाकी लोगों को है।
बाहर के कुछ लोग को हमारी फैमिली से बहुत नफरत करते हैं और वही लोग मेरी फैमिली में दादर डालते हैं। और कुछ घर के लोग भी। प्रिया की मां के गुजर जाने के तुरंत ही बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। भले ही प्रिया को दूसरी मां मिल गई थी, लेकिन विनिता मित्तल उसकी अपनी सगी मां नहीं थी और प्रिया को मां के जैसा प्यार ही नहीं मिल पाया था और फैमिली में होकर भी अकेली हो गई थी। वो कहावत थी ना कि अपनी मां तो अपनी होती है और सौतेली मां सौतेली होती, चाहे वे आपसे कितना भी अच्छी तरफ से बिहेव करें। अब लोग भी प्रिया की बात समझ रहे थे और अब लोगों को भी लगने लगा था कि सच में कुछ लोग प्रिया को यूं ही बदनाम कर रहे थे, लेकिन लोगों को ये बात यकीन करने में अभी भी हिचकिचाहट हो रही थी। वहां मौजूद सभी लोगों के हाव भाव बदलने से लगे थे। रोहित प्रिया को देखे जा रहा था। वो जानता था कि प्रिया के लिए अब अपनी इमोशन कंट्रोल करना मुश्किल था और इसलिए प्रिया सबको अपनी सफाई दे रही थी। लेकिन रोहित ये भी जानता था कि प्रिया कुछ बातें बड़ा चढ़ाकर बोल रही थी। प्रिया ने एक पल के लिए रोहित को देखी और झट से अपनी आंखें उस पर से हटा ली। रोहित ने प्रिया को धीरे से पकड़ रखा था। मैंने हमेशा सोचती थी कि मैं फैमिली के लिए कुछ अच्छा करूंगी और मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाही हूँ। आखिर मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी दर्द होता है जब मैं अपने बारे में सुनती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं पूरी तरह से अच्छी ही हूँ। आप लोग जो बातें करते हैं मेरे बारे में, उसमें से कुछ बातें सच है और मैं भी इस बात को मानती हूँ, लेकिन कुछ बातें बहुत झूठी होती हैं जिसमें सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश है। पास ही खड़ी उसकी सौतेली माँ उसकी सारी बातें सुन रही थी। वो प्रिया के पास आकर बोली, प्रिया तुम ये क्या क्या बोले जा रही हो? बिना मतलब की बातें, कोई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। प्रिया अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर चुप हो गई। प्रिया सबके सामने अपनी सौतेली माँ को कुछ नहीं बोलना चाहती थी। अगर वो ऐसा करती तो वहाँ मौजूद लोग प्रिया को फिर से ही गलत समझते। वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी सौतेली माँ और बहन की बातें बोले। भले ही उन दोनों ने प्रिया के साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन प्रिया के दिल में उनके लिए थोड़ा प्यार था। प्रिया के पास खड़ी वे औरतें प्रिया को देख रही थीं। वे कुछ चाहती थी लेकिन कुछ कह नहीं पाई। वे औरतें बस इधर उधर की बातें करने में एक्सपर्ट थीं। उन्हें सिर्फ अपने और पैसों से मतलब था। लंबे समय तक प्रिया उन औरतों की बातों का टॉपिक बनी रही, लेकिन अब वे सब बिल्कुल शांत थी। अब लोग प्रिया को अच्छी नज़रों से देखने लगे थे, उसे समझने लगे थे। तभी एक औरत प्रिया के पास आकर उसकी बालों को सहलाते हुए बोली, बेटा तुम इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, इनका तो काम ही है बातें करते रहना। ये सच में बहुत मुश्किल है किसी के लिए जब उसकी अपनी माँ गुजर गई हो, लेकिन तुम्हें बहुत प्यार करने वाला पति भी मिला है जो तुम्हें समझता है। तुम्हारे साथ कुछ चीज़ें सही नहीं हुई है, लेकिन अगर तुम्हारी जगह पर कोई और होती तो वो ना जाने अभी क्या क्या बोल गई होती अपनी फैमिली के बारे में। लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तुम अपनी फैमिली की अहमियत समझती हो, चाहे तुम्हारी फैमिली कैसी भी हो, और यही चीज़ साबित करती है कि तुम कैसी हो। रोहित अपनी नज़रें प्रिया की तरफ करके देखे जा रहा था। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि प्रिया इतना कुछ बोल जाएगी। प्रिया की आंखों में उसे दर्द दिखाई दे रहा था। प्रिया को ने बचपन से ही बहुत कुछ झेला था। प्रिया को संभालने के लिए कोई भी नहीं था। माहौल पूरा शांत हो गया था। प्रिया उन औरतों की तरफ देखे जा रही थी जो कुछ ज्यादा ही बोल रही थीं। प्रिया को अब लगने लगा था कि लोग उसकी बातों पर भरोसा करने लगे थे। प्रिया ने उस औरत से कहा जो उसके पास आई, मैं नहीं जानती कि अब आप लोग मेरे बारे में फिर से क्या सोचेंगे, लेकिन मेरी बात को सुनने और मुझ पर भरोसा करने के लिए आप सबको थैंक्स बोलती हूँ। लोगों ने मुझे इतना बदनाम कर दिया है कि मैं भी नहीं सोची थी लोग मेरी बात पर भरोसा करेंगे। प्रिया की आंखों में अभी भी अंशुओं का सैलाब भरा हुआ था। कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत मासूम हो और तुमने आज खुद की अफवाहें गलत साबित की हैं। पास खड़ी औरत बोली। अब बाकी औरतों के दिल में प्रिया के लिए दया भर गई। उन्हें भी अब एहसास हो गया था कि वे गलत कर रही थीं। उन्होंने सिर्फ प्रिया की बुराई पर ज्यादा ध्यान दिया। वे लोग प्रिया को कभी अच्छे से जान ही नहीं पाए। अब लोगों को भी लगने लगा था कि कोई जानबूझकर प्रिया की बुराई करता था। अगर सच में मेरा बिहेव खराब होता तो मैं अभी बहुत कुछ बोल चुकी होती, आप लोगों को आपके साथ बदतमीजी कर चुकी होती। मेरे हालातों ने मुझे ऐसा बनाया है ना कि मैं ऐसी थी। आप लोगों को लगता है कि मैंने अपनी फैमिली की रेपुटेशन खराब की, भाग के शादी कर ली, लेकिन आप सब कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। प्रिया की आंखों से आंसू अब छलक पड़े और वो रोने लगी। इतने समय तक प्रिया लोगों के बीच एक मजाक का पात्र बनी हुई थी। ये लोगों का नजरिया ही था कि वे प्रिया को कभी समझ नहीं पाए थे।
या फिर प्रिया को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। प्रिया ने आज अपने ऊपर लगे सभी दाग लगभग मिटा ही चुकी थी। उसे लगने लगा था कि उसके बारे में जितनी भी गलत अफवाहें फैली थी अब सब खत्म हो जाएगी और लोग प्रिया को अच्छी लड़की ही समझेंगे, उसे गलत नहीं समझेंगे। लोग भी अब आपस में बातें करने लगे थे कि कैसे प्रिया के मां के गुजर जाने के बाद वो फैमिली में अकेली पड़ गई थी। उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, हालातों ने प्रिया को मजबूर कर दिया था। इस माहौल को देखकर प्रिया को अपनी एक बात याद आ गई कि कैसे उसने पहली बार जब वो रोहित के घर गई थी तब रोहित की दादी को बोली थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या बोलते थे और क्या सोचते थे। अब प्रिया को एहसास हुआ था कि उसे सच में फर्क पड़ने लगा था लोगों की बातों से। उसकी की सौतेली माँ चुपचाप सुन रही थी। अगर वे कुछ बोलती या फिर प्रिया को दोबारा टोकती तो नम्रता की सगाई में सारे मेहमान नाराज हो जाते और माहौल खराब हो जाता। नम्रता दूर से ही प्रिया को देख रही थी। भले ही प्रिया को वो पसंद नहीं करती थी लेकिन अभी उसके दिल में भी प्रिया के लिए दया उभर आया था। प्रिया अब थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। कुछ समय के लिए पूरा माहौल बस चुप सा था, लेकिन फिर सभी लोग सगाई की तरफ ध्यान देने लगे। राहुल और नम्रता की सगाई तरफ देने लगे। लोग भी नहीं चाहते थे कि सगाई को खराब कर दिया जाए, लेकिन इतने टाइम तक प्रिया रोहित को थोड़ा भूल सी गई थी। रोहित ने स्टार्टिंग से ही प्रिया का हाथ पकड़ रखा था। प्रिया रोहित की तरफ देखी, उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई। वो सोच में पड़ गई कि रोहित क्या सोच रहा होगा। मैंने एक बार भी रोहित की तरफ नहीं देखी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं आज नहीं बोलती तो ना जाने लोग मुझे और कितनी टाइम तक बोलते रहते। जब से प्रिया को पता चला था कि रोहित अरोड़ा फैमिली का छोटा बेटा था, तब से उसके लिए खुद की इज्जत के बारे में ज़्यादा परवाह होने लगी थी, क्योंकि अब वो सीधे रोहित की फैमिली से जुड़ गई थी। रोहित भी प्रिया को थोड़ा घूर कर देखने लगा था।